नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो आपके लिए है पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशंस को लेकर। जी हाँ, पीएचडी के लिए आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म एक विश्वविद्यालय में, जिसके लिए यदि आप करना चाहते हैं एप्लीकेशन इन सब्जेक्ट्स में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और काफ़ी कुछ जानकारी इस विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया की ऑनलाइन माध्यम से ही समझाई गई है। ठीक है, तो कुछ मोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता दूंगा और जो बातें बताना संभव नहीं होगा उन सभी के लिंक और उनका संकेतात्मक सूत्र मैं आपको दे दूंगा। और बहुत से विचित्र प्रावधान भी हैं और बहुत से अतिरिक्त सुविधाएं भी आपको मिलने वाली हैं इस विश्वविद्यालय से पीएचडी करने में। और एक बात और बता दूं कि पीएचडी पाठ्यक्रम की सीट आई हैं और साथ साथ इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम की भी सीटें आई हैं। इंटीग्रेटेड से मतलब एमफिल एंड पीएचडी और पीएचडी के लिए। ठीक है, तो इसकी मैं बातचीत करूंगा और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स को किस प्रकार के एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे, फीस के अंदर, एज के अंदर, नंबर ऑफ परसेंटेज क्वालिफाई एग्जामिनेशन के अंदर, उन सभी की मैं आपसे बातचीत करूंगा। और साथ ही साथ पीएचडी के स्टूडेंट किस किस एरिया ऑफ फील्ड में यानी कि एरिया ऑफ रिसर्च में अपना काम कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से ऐसे थीम्स हो सकते हैं जो उसके लिए एक बाकायदा लिस्ट दी है इस विश्वविद्यालय ने आपको, उसकी भी आपसे बातचीत करूंगा, जिसका आपको लाभ हो सकता है अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने में और इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, यह था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम सीधा नोटिफिकेशन पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, फिर से सुन लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भोपाल में संस्थान है। इस संस्थान से निकले हैं पीएचडी के फॉर्म। 15 मार्च यानी कि आज है, आज ही इस फॉर्म को ओपन किया गया है वेबसाइट पर और 15 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप पहले मोटा मोटा सब्जेक्ट सुन लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस। और सोशल साइंस में इंग्लिश, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक और उसके साथ साथ है मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड लिंग्विस्टिक के ही 3 पार्ट और हैं जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, अब आप समझिए कि जब आपको फॉर्म भरना होगा इस विश्वविद्यालय में, एप्लीकेशन भरना होगा, तो हर एप्लीकेशन का अलग अलग लिंक है। अगर आपको मान लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो अलग लिंक है फॉर्म के लिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स में या ह्यूमैनिटी या मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है तो उसके अलग अलग लिंक है। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यदि कोई लिंक ओपन नहीं होता है तो मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा जहां आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं एज लिमिट को लेकर, जो रिलैक्सेशन दिया गया है और एज लिमिट कितनी रखी गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से लिख लीजिएगा चीज़ों को। 28 साल तक की एज लिमिट वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर्स स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। लेकिन 3 वर्ष की छूट दी गई है ओबीसी कैंडिडेट्स में, नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों को। 28 साल सभी के लिए एज है, लेकिन यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं, बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, तो आपको 3 साल अतिरिक्त यानी कि 28 + 3 31 एज तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट्स को। फिर से सुन लीजिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, अब इसमें 5 वर्ष जोड़ दीजिए 28 में तो आपके हो जाएंगे 33 ईयर्स, यानी कि 33 ईयर्स के वे सभी कैंडिडेट जो वुमेन हैं, पीएच है, एचसी हैं, एसटी हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं वह 33 वर्ष तक के स्टूडेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और जर्नल और ओबीसी में विदाउट क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस बच्चे 28 साल तक के हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, तब आपको आने जाने का टीए भी विश्वविद्यालय के माध्यम से दिया जाएगा और यह दिया जाएगा एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स को।
फिर से सुन लीजिए, इंटरव्यू के वक्त आने जाने का किराया भी संस्थान की तरफ से आपको दिया जाएगा, लेकिन SC ST और PH कैंडिडेट्स को इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ जो इसका मेजर पार्ट है, एरिया ऑफ रिसर्च। सबसे पहले फिजिक्स को लेकर 6 लगभग 7th एरिया दिए गए हैं कि इस एरिया के टॉपिक्स को लेकर यदि काम करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, और इसके अलावा किसी टॉपिक पर विचार होगा या नहीं होगा उसका कंसल्टेशन आप संस्थान से कर लीजिए। अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स, इसका मतलब क्या है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं साइंस का नहीं हूँ, सोशल साइंस का छात्र हूँ। अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स पहला है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल सॉफ्ट कंसीडर मैटर्स फिजिक्स, दूसरा है। तीसरा दिया गया है एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। पहला था मैटर फिजिक्स, उसके अंदर कीवर्ड था सॉफ्ट कंसीडर, इसमें सॉफ्ट हटा दीजिए वर्ड को और कंसीडर मैटर फिजिक्स रखा गया है। अगला इसमें दिया गया है क्वांटम साइंस एंड साइंस नहीं है, सेंसिंग है, क्वांटम साइंस एंड मेथोडोलॉजी। फिर इसमें दिया है थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी कॉमा कॉस्मोलॉजी कॉमा न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स कॉमा प्रैक्टिकल फिजिक्स कॉमा QCD, क्या होता है नहीं मालूम है, थ्योरी। इन एरिया ऑफ रिसर्च को लेकर भी काम कर सकते हैं। और एक बात समझिए, सभी एरिया ऑफ रिसर्च का मोटा मोटा लिंक हेडिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको वहां से भी हिंट मिल जाएगी। सोशल साइंस के बच्चे और ह्यूमैनिटी के बच्चे, खासकर ह्यूमैनिटी के बच्चे और ह्यूमैनिटी के अंदर भी लिटरेचर इसमें रखा गया है, ठीक है ना। तो लिटरेचर वाले बच्चे ध्यान दें, जो लिटरेचर की फील्ड के किसी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उनके लिए रखा गया है थीम सिटी एंड लिटरेचर पहला, मेमोरी एंड नेस्टालैंड दूसरा, लिटरेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर है इसमें बंगाली मॉडर्निज्म, और फिर है इसमें क्रिटिकल थ्योरी। फिलॉसफी के बच्चे इसमें दिए गए हैं एनालिटिकल फिलॉसफी, और उसके बाद दिया गया है ब्रैकेट में मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। फिर इसमें दिया गया है कंटिनेशनल फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी एंड फिलॉसफी ऑफ साइंस, ठीक है। और इसी ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट और दिया गया है लिंग्विस्टिक, जिसे भाषा विज्ञान बोलते हैं, उसका थीम दिया गया है कंप्यूटेशनल साइकोलिंग्विस्टिक, उसका थीम दिया गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर भी 9th दिए गए हैं, उसको भी सुन लीजिए। अप्लाइड एटमॉस्फेयर, मॉडर्न क्लिनिकल डिवाइस, कल्चरल साइंस, न्यूट्रिशन, सोशल नेटवर्क डिवाइसेस, क्राइटिस एलिमेंट्स, मॉडर्न चेकिंग, सिंगल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड सिंगल प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड कंट्रोलर सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड प्लाज्मास, ये इसमें एरिया ऑफ थीम दिए गए हैं, एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके इसी प्रकार से इकोनॉमिक साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, केमिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस। इन सभी सब्जेक्ट की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। वीडियो और पता इसलिए लग रहा हो क्योंकि ये विषय अधिकतर साइंस फील्ड के हैं, और साइंस में भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे रिसर्च करना हर कोई चाहता ज़रूर है, लेकिन मौका नहीं मिलता है, क्योंकि IISER के भारत में 7-8 केंद्रीय संस्थान हैं, और मैंने अभी आपको एक ही संस्थान के विषय में बताया है, भोपाल, ठीक है। ऐसे ही इसका बेंगलुरु संस्थान भी है, पुणे संस्थान भी है, उन संस्थान से भी PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकली हैं। आप उनकी भी वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहाँ से भी एप्लीकेशन भरिएगा, और ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक स्टूडेंट एक ही केंद्र से अप्लाई कर सकता है। फीस आपको भरनी है, एंट्रेंस इंटरव्यू आपको देना है, तो एक से अधिक संस्थानों का चयन कीजिए। जिस सब्जेक्ट में जिस संस्थान में आपका चयन हो जाए वहाँ ज़रूर लीजिए एडमिशन, क्योंकि रिसर्च होना आज के समय में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च के माध्यम से ही हम इतिहास को सही तरीके से वर्तमान में रख सकते हैं, और वर्तमान में रखने के साथ साथ भविष्य में हम हमारा भविष्य कैसा बनाएंगे उसकी नींव खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए रिसर्च करना भी
बेहद ज़रूरी हो गया है। वह कोई भी क्षेत्र हो सकता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, सोशल साइंस, लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान, अर्थ साइंस, टेक्नोमेट्री, कुछ भी हो सकता है। ज़मीन के अंदर का, आकाश के ऊपर का, ब्रह्मांड और धरती के बीच जिसे हम भूतल बोलते हैं, उसको लेकर भी जो रिसर्च होता है, उस फील्ड का रिसर्च होता है इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में। तो आप, यदि वीडियो अच्छा लगा है, कोई जिज्ञासा सवाल है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा और जल्द से जल्द कर दीजिए आवेदन। और जो भी ज़रूरी लिंक होंगे मैं आपको नीचे दे दूंगा, और कोई समस्या सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो संस्थान से पूछ लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। और एक और चीज़, एमएससी, एमए या एमकॉम वाले बच्चे जब अप्लाई करेंगे तो आपका 60% होना मार्क्स बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ यदि आपका अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट वेटेड है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके 60% मार्क्स एनुअल मोड पे हैं, पहली चीज़, और यदि आप CGPA मोड से पास हुए हैं तो आपका 7.0 का ग्रेड होना चाहिए, पे स्केल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस विश्वविद्यालय के विषय में। इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एंड भोपाल का जो सेंटर है, इसी प्रकार का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कलकत्ता है, उसके भी फॉर्म आए हैं, उसका भी पोर्टल स्टार्ट हो गया है। 15 मार्च को फॉर्म निकला है और 15 अप्रैल लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, ये सब कब होगा थोड़ा थोड़ा उसका भी सुन लीजिए। लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी। अप्रैल के लास्ट वीक में इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ जाएगी, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मई के लगभग 3rd वीक तक आपका फाइनली रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत तबीयत ख़राब है, आप भी समझ रहे होंगे मेरी टोन से, लेकिन कितना दिन का गैप लूँ मुझे भी नहीं पता है। तबीयत और कितनी ज़्यादा ख़राब होती रहे, तो इसीलिए सोचा कि वीडियो दे ही देते हैं आपको। जो भी आवाज़ है टूटी फूटी, जो भी बोल पा रहा हूँ और कितना आप समझ पा रहे हैं, आपको कैसा लगा बताइएगा। और कोई समस्या हो फॉर्म भरते वक्त तो कांटेक्ट करिएगा विश्वविद्यालय के संस्थान से। और कोर्स अच्छे हैं, काम करिए। और IIT मद्रास का भी फॉर्म आया है, उसका भी फॉर्म भर दीजिए। इसी वीडियो में कई विश्वविद्यालयों के बारे में आपको बता दिया है, तो सबके फॉर्म भरिए जिसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए संस्थान को, वह आपका समाधान करेगी और बहुत जल्दी करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।